जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आने वाले समय में सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। उससे पूर्व देवशयनी एकादशी तिथि पर जो है जगत के पालनहार भगवान श्री हरिविष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने हेतु चले जाते हैं और आगामी 4 महीने तक जो है वो क्षीर सागर में विश्राम ही करते हैं। अतः चातुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस दौरान ना ही विवाह, ना ही सगाई और ना ही उपनयन संस्कार किए जाते हैं। हालांकि अगर बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है तो फिर सगाई कार्यक्रम किए जाते हैं, किंतु विवाह तो वर्जित ही रहता है चातुर्मास में। हालांकि महाराष्ट्र में जो है जन्माष्टमी के अवसर पर जो है विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। वहां के पंडितों का ऐसा कहना होता है कि जन्माष्टमी के दिन जो है भगवान जागृत अवस्था में रहते हैं। इसके अलावा पंजाब समुदाय के जो लोग हैं वो नवरात्रि के 9 दिनों में बिना किसी विवाह मुहूर्त के जो है विवाह कार्यक्रम संपन्न करते हैं। तो सभी जगह अलग अलग रीति रिवाज हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब क्षेत्रों में जो है नवरात्रि के 9 दिनों में विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। हालांकि उत्तर भारत में जो है पूर्ण रूपे से वर्जित रहता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में जो विवाह पूरी तरह से वर्जित रहता है, यानी कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो तत्पश्चात जो है जब कार्तिक का महीना होता है उस समय में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जब देव उठान एकादशी मनाई जाती है तो उस दिन भगवान जागृत होते हैं, उन्हें जगाया जाता है और उस दिन ही तुलसी विवाह संपन्न होता है। तो तुलसी विवाह के दिन से ही जो विवाह मुहूर्त का शंखनाद होता है। तो इस वर्ष अब तक की जो तिथि गणना की गई उसके अनुसार से 23 नवंबर से वो जो है देव उठनी एकादशी है, यानी उस दिन तुलसी विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे और उसके पश्चात से विवाह मुहूर्त है। तो नवंबर का महीना जो है 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक विवाह मुहूर्त है और तत्पश्चात जो है दिसंबर के महीने में विवाह का मुहूर्त है। और दिसंबर का महीना कई राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो है शुक्र का गोचर तुला राशि में होगा। और जब तुला राशि में शुक्र का गोचर होगा तो ऐसे जातक जो तुला राशि के हैं उनके लिए शुभ योग बनेगा विवाह का। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कैसे 5 राशि के जातकों के जो है दिसंबर महीने में विवाह के योग बन रहे हैं और यह प्रबल योग बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में व्यवधान आ रहा है, त्रुटि आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर कुंडली विश्लेषण कर विवाह की पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, शादी अपनी जाति धर्म समुदाय में होगी अन्यथा विशेष जाति धर्म में होगी, इंटरकास्ट विवाह के योग है, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, सास ससुर का स्वभाव कैसा, घर द्वार कैसा होगा, पति सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी में कार्यरत होगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर या कुंडली विश्लेषण कर ज्ञात कर सकते हैं और यह सभी जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाती है। तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 सुनिए 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए अथवा फोन कॉल के जरिए। अगर आपका फोन तत्काल में ही नहीं पिक की जा रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पर संदेश भेज दें। आप रिमाइंड कर सकते हैं और आपको समय मिलते ही अवश्य ही जवाब दिया जाएगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है। अगर आपकी शादी तय हो रही है, तय होने वाली है, तो आपको सलाह दूंगा कि अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन
कैसा रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है, मैंने कई वीडियो में बताया, इस वीडियो में बता रहा हूं कि भकुर दोष, नारी दोष लगने पर जो है जातक के विवाह के पश्चात जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो उसका अवश्य ख्याल रखें। भकुर दोष 3 तरह के होते हैं और 3 तरह के नारी दोष होते हैं। इसके अलावा स्वभाव, मैत्री स्वभाव, गण, ये सब चीज भी देखी जाती है, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। केपी की वाणी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, 5 महीने में शादी फिक्स होगी। तो इस वर्ष जो है चतुर्मास 5 महीने का लग रहा है। वर्तमान वर्ष में जो है अधिक मास यानी मलमास पड़ रहा है, तो मलमास पड़ने के चलते 2 सावन पड़ रहा है और 2 सावन के रहने के चलते जो है पूर्व में चतुर्मास 4 महीने का होता था, लेकिन इस वर्ष चतुर्मास 5 महीने का होता है। तो 5 महीने जो है, चूंकि 17 जून को जो है शनि मार्गी से वक्री हो गए हैं, तो इसके चलते जो है कई राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव पड़ा है। और चूंकि चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो इस दौरान जो है रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते को नया आयाम दिया जा सकता है, रिश्ते तय हो सकते हैं और विवाह सगाई के कार्यक्रम जो है नवंबर में कर सकते हैं। सगाई के कार्यक्रम सावन में भी कर सकते हैं, हालांकि अगर अति जरूरी ना हो तो इसे आप नवंबर तक अवश्य ही विराम लगाएं और नवंबर में जब देव उठान एकादशी के पश्चात जो है सगाई के कार्यक्रम संपन्न करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हालांकि सभी जगह के रीति रिवाज भिन्न भिन्न है, तो आप अपने स्थानीय रीति रिवाजों का अवश्य पालन करें। तो शनि जो वक्री हो रहे हैं उससे जो है कई राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव पड़ा है, तो कई राशि के जातकों पर शुभ प्रभाव पड़ा है। शनि वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है और मार्गी से वक्री हो चुके हैं। शनि जो है मकर राशि के राशि स्वामी भी है और कुंभ राशि के राशि स्वामी भी है, तो इन दोनों राशि पे जातकों पर अभी 7.5 चल रहा है, लेकिन चूंकि इनके राशि स्वामी है तो इसका प्रभाव कम पड़ा है। अन्यथा जब शनि की 7.5 चलती है, शनि की ढैया चलती है, तो जातक के लिए जीना बहुत दुभर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्तमान समय में जो है मीन राशि के जातकों पर 7.5 का प्रारंभ हुआ है, तो मीन राशि के जातकों पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। मीन राशि के जातक अभी मानसिक तनाव से पीड़ित हैं, उनकी आर्थिक आय कम हो गई है। जिस तरह से पहले कार्य होता था उस तरह के कार्य वर्तमान वर्ष में नहीं हो रहा है, ऐसा 7.5 की वजह से हो रहा है। तो आप छाया ग्रह शनिदेव की पूजा करें। सूर्य के जो पुत्र हैं नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडे संभुतम तम नमामि सरेश्वरम, इस मंत्र का जाप करें। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप मोबाइल में भी हनुमान चालीसा का पाठ जो है सुन सकते हैं, इससे भी आपको फायदा प्राप्त अवश्य ही होगा। हनुमान चालीसा के पाठ करने से जो है 7.5 का प्रभाव कम होता है, छीन होता है। इसके अलावा जो है आप अगर शनि मंत्र की शनिदेव की पूजा करते हैं तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके कुदृष्टि का प्रभाव जो है जातक पर नहीं पड़ता है। और जब शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो रंग को राजा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए जो है आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, शनिदेव की पूजा अवश्य करें। आप आराध्य जो है भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव, इनकी पूजा उपासना अवश्य करें, क्योंकि इनके आराध्य जो है शनिदेव के आराध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव है। तो उनकी अगर आप पूजा उपासना करते हैं, उनके शरण चरण में रहते हैं, तो समस्त प्रकार के दुख और कलेश दूर हो जाते हैं। तो आप उनकी पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि 30 अक्टूबर की तिथि जो है वो बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस तिथि को जो है राहु का गोचर हो जाएगा मीन राशि में और केतु का गोचर हो जाएगा कन्या राशि में, और यहीं से फिर जो है परिवर्तन होगा राशि चक्र का, क्योंकि 4 नवंबर को जो है शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे और 3 नवंबर को जो ही है उस दिन शुक्र जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 27 नवंबर को जो है शुक्र तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ग्रहों की चाल जो है वो नवंबर महीने में बदलेगी और फिर अनवरत आगे बढ़ती रहेगी। तो तुला राशि में जब शुक्र का गोचर होगा तो तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग तो बनाया गया है, उसके अलावा अन्य राशि के जातक 5 भाग्यशाली राशि के जातक भी हैं, उनके लिए भी शुभ योग बनाएगा। उससे पहले मैं आपको शुक्र को मजबूत करने के उपाय बता देता हूं। तो अगर आपकी आयु 28 वर्ष से अधिक हो गई है, 25 वर्ष से अधिक हो गई है, शादी नहीं हो रही है, शादी में व्यवधान आ रहा है, तो आपने विशेष कार्य नहीं करना है, शिव जी की पूजा उपासना करनी है और रोजाना जल में इलायची डालकर जो है स्नान करना है। अगर आप लड़के हैं तो अगर आप इलायची डालकर स्नान करते हैं तो इससे शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा जल में इत्र और शहद डालकर जो है भगवान शिव को जो है अर्घ दे, उनका अभिषेक करें।
वहीं आप जल में गंगा जल, काले तिल, बिलपत्र मिलाकर जो है शिवलिंग को अर्घ दे, तो इससे भी जो है राहु केतु का प्रभाव छीन हो जाता है, शनि का प्रभाव छीन हो जाता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अगर महादेव प्रसन्न हो गए तो फिर सब कुछ सही ही रहता है। तो आप सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं, शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप सावन के महीने में शिव जी की पूजा उपासना करते हैं तो आपके समस्त प्रकार के जो मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो चतुर्मास और मलमास, इसके अलावा सावन के महीने में अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं तो समस्त प्रकार के जो है आपकी इच्छाएं वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। ये इच्छाएं सकारात्मक होनी चाहिए। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें। इसके अलावा आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें और फिर तत्पश्चात जो है घर में जो गृह में जो है देवी देवता उनकी पूजा करें। और तदोपरांत जो है आप नजदीक के मंदिर, शिव मंदिर में जाकर जो है मत्था टेके और शिव जी की पूजा उपासना करें। तो जल में काले तिल, गंगा जल और इत्र डालकर जो है शिवलिंग पर अर्घ दे। अगर सुगंध है तो सुगंध यानी इत्र और शहद जल में मिलाकर अर्घ दे। आप दुग्धाभिषेक भी कर सकते हैं सोमवार और शुक्रवार के दिन। सावन के सोमवार के दिन अगर आप शिव जी के दुग्धाभिषेक करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। गंगा जल का अर्घ देते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन के समय विष की प्राप्ति हुई तो देवी देवताओं और असुरों में जो है भय की जो है लहर दौड़ गई और उन्हें ऐसा लगा कि वो अब विष कौन ग्रहण करेगा। उस समय समस्त लोगों के कल्याण हेतु जो है देवों के देव महादेव ने विष पान किया और विष जो है गले में अटक गया। और तत्पश्चात जो गंगा जल डालकर और दुग्धाभिषेक कर जो है उनकी पीड़ा को कम किया गया है। तो आप शिवरात्रि सावन के महीने में अगर शिव जी को गंगा जल और दुग्धाभिषेक करते हैं तो शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इसका अवश्य ख्याल रखें। तो चतुर्मास में आप शिव जी की पूजा उपासना करें। सावन के 8 सोमवार और इसके पश्चात 8 अन्य सोमवार, 16 सोमवार का भी व्रत रख सकते हैं। दिन में जल और एक बार जल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। संध्या काल में आरती अर्चना के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। तो ये आप सावन सोमवार का व्रत करने के नियम है। तो इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। आइए अब मैं उनको उन 5 राशियों के बारे में बताता हूं। तो पहली राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि चूंकि गुरु के गोचर होने से मेष राशि के जातकों के वर्तमान समय से ही योग बन रहे हैं और 30 अक्टूबर के पश्चात प्रबल योग बन जाएंगे। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। विवाह प्रस्ताव दक्षिण दिशा से आने के योग है, पूर्व दिशा से आने के योग है। विवाह के नाम अक्षर जो है जातक के पी से हो सकता है, आर से हो सकता है या एम से हो सकता है। वही दूसरी राशि कर्क राशि है। चूंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो गुरु के चलते जो है कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। और इनके लिए विवाह प्रस्ताव जो है एल नाम के जातक से, एस नाम के जातक से, जी नाम के जातक से, एम नाम के जातक से आ सकता है। दिशा जो है उत्तर हो सकती है और इस दिशा से विवाह प्रस्ताव आ सकता है या इस दिशा में अगर विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो रिश्ते तय हो सकते हैं। अगली राशि कन्या राशि है। चूंकि राहु का गोचर जो है मीन राशि में होगा और केतु का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा। जब केतु का गोचर कन्या राशि में होगा तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। ज्योतिषों का मानना है कि जब 7.5 के अलावा जो है महादशा, अंतरदशा या फिर राहु केतु का गोचर होता है तो उस समय जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो कन्या राशि के जातक के लिए शुभ योग है। उत्तर दिशा से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक या डी नाम के जातक हो सकते हैं। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप दिसंबर के महीने में परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगली राशि तुला राशि है। चूंकि तुला राशि में ही शुक्र का गोचर होगा, 27 नवंबर को। तत्पश्चात जो है दिसंबर के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। वर्तमान समय में आप शिव जी की पूजा उपासना करें ताकि आपके विवाह के प्रबल योग बने। तो तुला राशि के जातक के भी एस नाम के जातक से, जी नाम के जातक से, एम नाम के जातक से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। उनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। दक्षिण और पूर्व दिशा से विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। चूंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और फिर राहु का गोचर भी मीन राशि में हो रखेगा तो इसके लिए मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव एस नाम के जातक से, जी नाम के जातक से, बी नाम के जातक से, वी नाम के जातक से आ सकता है। उत्तर और पूर्व दिशा जो है शुभ योग बना रहा है। इन दिशाओं से जो है प्रस्ताव आ सकता है या इन दिशाओं में अगर आप प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 5 राशियों की जानकारी दी है। शुक्र का गोचर तुला राशि में होगा और दिसंबर महीने में इन 5 राशि वाले जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाची दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी कृपा बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।